हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं केवीएस के कंप्यूटर का सिलेबस। ठीक है, जो आपका कंप्यूटर का कोर्स है, किसी एग्ज़ाम में केवीएस में 10 मार्क्स का है, किसी में 20 मार्क्स का है, कहीं ये 15 मार्क्स का है। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट पर कंप्यूटर का जो सिलेबस है कुछ इसी प्रकार का है सभी में। अगर कुछ चेंज हो तो आप बता सकते हैं मुझे। अब यहाँ देखिए, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर, रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पे हमने तो एक अलग से लेक्चर केवीएस नाम से अपलोड कर दिया गया है ना। आप ये डालेंगे रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर केवीएस, तो ये आपके सामने प्लेलिस्ट में आ जाएगा। वैसे केवीएस की प्लेलिस्ट में इसको ऐड भी कर दिया गया। उसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, एक्सपोजर, वर्ड, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट, यहाँ तक का जो कंप्लीट सिलेबस है वो हमारे सीईटी की प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल है। हालांकि मैंने केवीएस की कंप्यूटर की प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। पर आपको राजस्थान सीईटी दिखाई दे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ राजस्थान सीईटी के लिए, वो सभी एग्ज़ामों के लिए इंपॉर्टेंट है जहाँ आपकी ये टॉपिक्स दे रखे हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमने जो केवीएस के लिए स्पेशली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी इंडियन आईटी एक्ट में से जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसका पार्ट 1, फिर इसका पार्ट 2 और आज हम इसका करेंगे पार्ट 3। ठीक है, तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जिसने नहीं देखा वो इसको देख लीजिए। आज इसका पार्ट 3 करेंगे। देखो, जब तक आपको फंडामेंटल्स नहीं पता होंगे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, तब तक आप ये आगे की चीज़ें नहीं समझ पाएंगे। हालांकि जो इंडियन आईटी एक्ट है उसके अंदर ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, है ना। पॉइंट्स मतलब इस तरीके से नहीं लिखे हुए, पर उनमें ये मेंशन किया हुआ है कि जो टूल्स हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन के, तो वो आपको जानना जरूरी है। बिना उनके जाने आप इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को कैसे समझेंगे। हालांकि आप अभी से याद करते जाइए, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कौन सी ईयर का है, 2000 का है। सन 2000 में आया था ये एक्ट। ठीक है, ये याद कर लीजिए। आ जाइए, चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये हमने देख लिया था सारा। ठीक है, ये टूल्स देख लिए थे हमने। इसमें वायर्ड एंड नॉन वायर्ड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन देखा था कि किस तरीके से हम तार के माध्यम से संचारण करते हैं और किस तरीके से हम बिना तार वाले माध्यमों से कम्युनिकेशन करते हैं, है ना, संचारण करते हैं, जिसमें एनालॉग और डिजिटल यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आ जाइए, इसके आगे से अब चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण टूल्स पार्ट 3। इस पार्ट 1 में हमने क्या देखा था, वायर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। सेकंड में देखा था नॉन वायर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। अब देख रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है, तो ये कंप्यूटर नेटवर्क्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है भाई। हमारे पास तो खुद का पीसी है ना, हमारे पास तो ये सब पीसी रखे हैं ना, घर में पीसी है, लैपटॉप है। तो अब भाई, अब इस पीसी में जो डेटा है वो तो हमारा खुद का पर्सनल डेटा है। अगर हमें दुनिया भर के किसी और डेटा की ज़रूरत है तो हमें क्या हुआ, ये कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए। अगर जैसे मान लीजिए इस डेटा में, इस पीसी में कोई एक डेटा है, इंपॉर्टेंट डेटा, मान लीजिए किसी रिसर्च के बारे में पेपर्स हैं और वो आपको चाहिए, तो आप क्या करेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से इससे जुड़ जाएंगे और इससे वो डेटा एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, तो हमें क्या होता है, डेटा को शेयर करना, एक्सचेंज करने के लिए हमें कंप्यूटर नेटवर्क की जरूरत पड़ती है। आ जाइए, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, डाटा संचारण के लिए जब कोई स्वतंत्र कंप्यूटरों, इंडिपेंडेंट कंप्यूटरों को किसी माध्यम से एक साथ जोड़ा जाता है तो ये व्यवस्था क्या कहलाती है, कंप्यूटर नेटवर्क कहलाती है। दूसरे शब्दों में यूं भी कहा जा सकता है कि कोई स्वतंत्र कंप्यूटर अतः संबंधित समूह, इंटरकनेक्टेड कलेक्शन कंप्यूटर नेटवर्क हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर के साथ साथ अन्य युक्तियां, डिवाइसेस, उपकरण जैसे प्रिंटर, प्लॉटर आदि जुड़े हो सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़े सभी कंप्यूटर व उपकरणों के बीच संचार माध्यम को क्या कहा जाता है, लिंक कहा जाता है। आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़े सभी कंप्यूटर उपकरण, जो जो कंप्यूटर के टूल्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, तो उन्हें क्या कहा जा रहा है, लिंक्स कहा जा रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको थोड़ा ध्यान रख लें। अब देखिए, जो प्रिंटर और प्लॉटर, ये किस तरह के डिवाइस हैं बताइए, इनपुट डिवाइस हैं कि आउटपुट डिवाइस हैं। जल्दी से इसका आंसर वीडियो को पोस्ट करके आप कमेंट सेक्शन में लिखें कि प्रिंटर और प्लॉटर इनपुट डिवाइसेस हैं या आउटपुट डिवाइसेस हैं। देखो, हार्डवेयर है आपका टॉपिक, है ना, तो वहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनपुट एंड आउटपुट। और इनपुट तो वैसे भी है आपके, तो ये इनपुट है कि आउटपुट है, बताइए जल्दी। ठीक है, आ जाइए, आगे चले। अब देखिए स्टूडेंट्स, कंप्यूटर नेटवर्क के ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कंप्यूटर नेटवर्क के। सबसे इंपॉर्टेंट है कि रिसोर्स शेयरिंग, आपके पास जो इंपॉर्टेंट रिसोर्स है उसको शेयर कर सकें एक दूसरे से। कंप्यूटर से आप अगर लिंक्ड हैं तो सामने वाले कंप्यूटर में अगर कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है और वो आपको चाहिए तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य इसमें उपलब्ध सभी साधनों जैसे कंप्यूटर उपकरण, डेटा, प्रोग्रामों को मिलजुल कर काम में लेना है। यदि कोई डेटा को किसी एक कंप्यूटर में नहीं है किंतु नेटवर्क से जुड़े किसी अन्य कंप्यूटर में है तो उसे वहाँ से एक्सेस किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है
सकता है। डेटा प्रोसेसिंग के लिए अधिक क्षमता वाले कंप्यूटर की आवश्यकता होने पर कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े किसी भी सुदूर रिमोट कंप्यूटर्स को काम में लिया जा सकता है। किसी एक उपयोगकर्ता यूज़र को ड्राइंग प्रिंट करनी है मान लीजिए, तो किंतु उसके पास में क्या है, प्लॉटर नहीं है। प्लॉटर नहीं है तो वो क्या करेगा, नेटवर्क से जुड़े किसी भी प्लॉटर को काम में ले सकता है। एक नेटवर्क से जुड़े सभी उपयोगकर्ता एक ही प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हैं। इस प्रकार सीमित व महंगे संसाधनों को समुचित उपयोग में नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण भूमिका बन गई है। सिंपल सी बात है, आप समझ गए होंगे। आ जाइए। अब देखिए स्टूडेंट, जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो किस तरीके से कार्य करता है, संचार माध्यमों के रूप में एज ए कम्युनिकेशन मीडिया किस तरीके से कार्य करता है। जैसे मान लीजिए आप इस कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं, ठीक है, और मैं इस कंप्यूटर पे बैठा हूँ, बिल्कुल लास्ट वाले कंप्यूटर पे, छोटे से कंप्यूटर पे, है ना, हालांकि वो भी इसके बराबर ही है, वो छोटा दिख रहा है। अब आपने क्या करा, यहाँ से हमें जीमेल खोला, ठीक है, जीमेल खोला, और हमारा जीमेल एड्रेस क्या है, हमारा जीमेल एड्रेस है learn24academy, ठीक है, @gmail.com, ठीक है, learn24academy@gmail.com हमारा जीमेल एड्रेस है। तो आपने मुझे एक मेल लिखा कि सर मेरी रातों को नींद उड़ गई, ठीक है, और फिर उसके नीचे आपने पॉइंट्स बना के लिखा क्यों नींद उड़ गई। पहला पॉइंट आपने लिखा कि मेरी क्लास में एक लड़की पढ़ती थी, उससे मेरी कुछ दिन बातें हुई, फिर उसने मुझे छोड़ दिया, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि सर मुझे ये टेंशन खाई जा रही है कि अगर मेरी नौकरी नहीं लगी तो उससे मेरी शादी होगी या नहीं होगी, ठीक है। सर मैं उसे जब भी मेल करता हूँ तो वो मुझे इस तरीके की रिप्लाई करती है कि मेरा फिर किसी चीज़ में मन नहीं लगता, ठीक है। तो कैसे भी रिप्लाई हो सकते हैं, वो उसे डांट रही होती है, उसे ऐसे यूँ बोल रही होती है कि मैं तुझे छोड़ के चली जाऊँगी अगर तूने ये नहीं किया वो नहीं किया, ठीक है। ऐसे भी रिप्लाई हो सकते हैं और फालतू के रिप्लाई नहीं हो सकते, ठीक है। अब ये वाले रिप्लाई करने के बाद में आपने मुझे भेज दिया, अब मैं क्या रिप्लाई करूँगा इसको, मैंने ये रिप्लाई करा भाई उस कंप्यूटर से, मैंने यहाँ क्या भेजा इसको, मैंने बोला कि देखो भैया तुम्हारा एग्ज़ाम है 2 मार्च को, ठीक है, 2 मार्च को ही तो एग्ज़ाम है आपका, जो KVS का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई और एग्ज़ाम दे रहे हो तो उनका किसी और तारीख को एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। तो अब आपको 2 मार्च को एग्ज़ाम है, तो आपका पढ़ाई में मन ये लगना चाहिए भैया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कौन सा है, 2000, ठीक है, ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा सकता है। जस्टिफाई की के शॉर्टकट किया है, ये याद रखिए, ठीक है। आपको जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो चीज़ याद रखिए। आप इन सब चीज़ों में पढ़े रहेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इसका इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं, कम्युनिकेशन करने के लिए कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी लड़की ने हमें मेल लिखा, तो वो क्या लिखेंगी हमें, चलो आप लिख के बताइए, ठीक है, कि वो हमें क्या मेल कर सकती हैं। वो ये अपनी समस्या लिख सकते हैं, कुछ भी समस्या हो सकती है कि सर पापा जी पढ़ने नहीं दे रहे हैं, शादी करना चाहते हैं, ठीक है, इस तरीके। तो उनको अलग तरीके के रिप्लाई दिए जाएंगे, बेटा देखो पापा को ये बोलो कि 1 साल दे दीजिए और 1 साल में इतनी मेहनत करिए कि आप सब चीज़ छोड़ दीजिए, फ्रेंडशिप दोस्ती यारी सब छोड़ो और सिर्फ अपने सब सिलेबस को ध्यान में रखो। सिलेबस अगर आपको पूरा अच्छे से रटा हुआ है तो आपको टॉपिक्स भी अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखो सिलेबस में जो पॉइंट लिखे हुए हैं वहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, उसके अलावा तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा ना। तो जो सिलेबस से बाहर तो नहीं पूछ लेंगे ना, अमेरिकन प्रेसिडेंट के बारे में तो नहीं पूछेंगे जब उन्होंने लिखा ही नहीं है तो, ठीक है। वहाँ के इलेक्शन प्रोसीजर थोड़ी पूछ लेंगे, वो तो इंडिया का पूछेंगे। अगर इंडिया का अगर आपके टॉपिक लिखा हुआ है तो आप देखिए आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जो KVS का सिलेबस है वही आपके लिए सब कुछ है। अब देखो अब जैसे मान लीजिए आपका KVS का सिलेबस है और उसमें 10 टॉपिक्स दे रखे हैं, तो आपको क्या करना है, हर जैसे मान लीजिए 3 दिन के हिसाब से टॉपिक्स डिवाइड कर लेना है। जैसे मान लीजिए ये एक टॉपिक है तो ये आपका 3 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए इस पूरे पार्ट्स में से। फिर दूसरा 3 दिन में, तो इस तरीके से 30 दिन में आपके 10 टॉपिक कवर हो जाएंगे, है ना। और आपका जैसे मान लीजिए 40 दिन बाद एग्जाम है तो 10 दिन आपको रिवीजन के भी मिल जाएंगे। तो ये आपकी इस तरीके से स्ट्रेटजी होनी चाहिए और इस तरीके से आप पढ़ाई करेंगे तो आप अपने सारे कवर भी कर लेंगे और एग्जाम में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करेंगे। आ जाइए अब यहाँ देखिए पॉइंट नंबर 3, विश्वसनीयता व उपलब्धता, रिलायबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है ये हमें क्या अवेलेबल कराता है, रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता, है ना। हम विश्वास कर सकें जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करके हमें जो एक्सेस करना है वो हम एक्सेस कर पाएँ, ठीक है। और साथ में ये हमें अवेलेबिलिटी कराता है, जैसे हम दुनिया के किसी एक कोने में बैठे हैं, जैसे मान लीजिए
कोना है दुनिया का, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, ठीक है, वहाँ आप बैठे हुए हैं और आपको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए अमेरिका से। तो आप क्या करेंगे, कंप्यूटर में जाएंगे, इंटरनेट के माध्यम से गूगल, याहू मैसेंजर किसी पे लिखकर उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर पाएंगे। या फिर आपको क्लाउड कंप्यूटिंग, ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, यहाँ पे आपने कुछ डेटा सेव करके रखा हुआ है, आप दुनिया में कहीं भी चला जाइए, आपकी डिवाइस खो जाए, चोरी हो जाए, टूट जाए, आप नई डिवाइस लीजिए, उसमें अपनी ऐप आईडी डालिए, उसमें लॉगिन कीजिए और आपका जो डेटा है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये आपको क्या अवेलेबल कराता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ना, आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा है जिस पे आप रिलायबल हो सकते हैं और वहाँ से आपको जो भी प्रोडक्ट, जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर जो आपको डेटा चाहिए वो आपको अवेलेबल भी हो जाता है। आज इसके बारे में पढ़ते हैं। यदि कोई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर खराब हो जाए या किसी अन्य कारण से कुछ समय के लिए उपलब्ध ना हो तो नेटवर्क से जुड़े दूसरे साधनों का उपयोग किया जा सकता है। महत्वपूर्ण डेटा को एक से अधिक कंप्यूटर पर संग्रहित किया जा सकता है, जिससे किसी एक कंप्यूटर का नेटवर्क से संपर्क टूट जाने अथवा डाटा दूषित करप्ट हो जाने पर अन्य कंप्यूटरों से डेटा प्राप्त किया जा सकता है। आ जाइए नेक्स्ट, देखिए लागत में कमी, कॉस्ट रिडक्शन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, हमारी जो कॉस्ट रिडक्शन है उसको बहुत कम कर दिया है। अभी जैसे मान लीजिए ये एक CPU है और इस CPU को बनाने में आपको 10 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, है ना। ये CPU, ये जो है ना, ये इसके अंदर बहुत हाई क्वालिटी के क्या लगे हुए हैं, प्रोसेसर, मदरबोर्ड लगी हुई है और इससे अपन ने क्या करा, बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये 10 लाख रुपए तो हमारे पास है नहीं, परंतु हम क्या कर सकते हैं, जैसे कुछ फीस देके, जैसे 100 रुपये आपने फीस दी और आप 1 महीने का इसका एक्सेस ले लीजिए, 1 मंथ के लिए आपको एक्सेस मिल जाएगा। तो जो चीज़ 10 लाख रुपए की थी अब वो आपको सिर्फ 100 रुपये में अवेलेबल हो रही है 1 मंथ के लिए। आपका तो काम 1 महीने का ही था। तो आपको क्या हो रहा है, कॉस्ट रिडक्शन हो रही है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करा दी है एक तरीके से, ठीक है। कोई एक उपयोगिता जो उपयोग करता है, कंज्यूमर है, सभी महंगे कंप्यूटर साधन खरीदने में सक्षम नहीं हो सकता, किंतु नेटवर्क की सहायता से वह नेटवर्क से जुड़े उन सभी साधनों, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर का आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकता है जो उसके पास नहीं है, और इससे इसके क्या है, पैसे भी बच जाएंगे। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सहायता से ही पॉसिबल हो पाया है। अब देखिए कंप्यूटर नेटवर्क के उपयोग, एप्लीकेशन ऑफ नेटवर्क, इसके क्या क्या उपयोग हैं। दूर दराज की सूचनाओं तक पहुंच, पहला उपयोग हो गया ना, एक्सेसिंग रिमोट डेटाबेस। रिमोट डेटाबेस वही अफ्रीका में बैठे हुए हैं, अफ्रीका में कोई जंगल में बैठा हुआ है कोई आदमी और उसको अमेरिका से, इंडिया से, पाकिस्तान से डेटा एक्सेस करना है, तो उन्हें सब देशों में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT कंप्यूटर का इस्तेमाल करके क्या करेगा, सभी देशों से इन्फॉर्मेशन ले लेगा वहाँ बैठे बैठे, और उसके क्या होगा, उसको सारा डेटा एक ही जगह पर अवेलेबल हो जाएगा। और ये पढ़ते हैं इसके बारे में। एक उपयोगकर्ता अपने कंप्यूटर के माध्यम से नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर पर उपलब्ध डेटा प्रोसेस को प्राप्त एक्सेस कर सकता है। वर्ल्ड वाइड वेब है ना, WWW, ये क्या हो गया, WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, ये हो गया, ठीक है। सूचना तंत्र द्वारा कला, आर्ट्स, विज्ञान, साइंस, स्वास्थ्य, हेल्थ, इतिहास, हिस्ट्री, खेल, स्पोर्ट्स आदि किसी भी विषय की जानकारी तो ले ही सकता है। रेल, रोडवेज, वायु सेवा से संबंधित सूचनाएं व आरक्षण संबंधी जानकारी भी आसानी से प्राप्त कर सकता है। आरक्षण संबंधी, जैसे मान लीजिए आपने ट्रेन में टिकट बुक कराई तो आप घर बैठे बैठे देख सकते हैं आपकी ट्रेन कहाँ चल रही है, कितना उसकी फ़ीस आ रही है, कितना उसमें रिजर्वेशन कॉस्ट आ रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप घर बैठे बैठे जान सकते हैं। अब देखिए फैक्स, ठीक है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सहायता से क्या कर सकते हैं, आप घर बैठे बैठे किसी को भी कोई फैक्स भेज सकते हैं। पहले तो इसी का इस्तेमाल होता था, जब तक जीमेल नहीं आया था, मेल सिस्टम बहुत कम था, तब ये फैक्स ही चलता था। अब यहाँ पे बैठे बैठे फैक्स लिख देंगे, जिसे नेटवर्क से जुड़े किसी भी कंप्यूटर पर फैक्स भेजा जा सकता है और प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए भेजने में प्राप्त करने वाले कंप्यूटरों में फैक्स मॉडम व फैक्स सॉफ्टवेयर होना जरूरी है। इसकी बस यही लिमिटेशन थी कि अगर मान लीजिए किसी के पास में फैक्स मॉडम नहीं है और फैक्स सॉफ्टवेयर नहीं है तो फैक्स आपने भेज तो दिया पर सामने वाला रिसीव नहीं कर पाएगा। आ जाइए इलेक्ट्रॉनिक मेल अथवा ईमेल। अब फैक्स के बाद में क्या आ गया, इलेक्ट्रॉनिक मेल आ गया, ईमेल आ गया, जिसने क्या करा, आपके जीवन को बहुत ज़्यादा आसान कर दिया। और हम भी तो आपसे बोलते हैं, अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है, कोई समस्या है, तो आप हमें क्या कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID क्या है बताइए, चलिए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखिए। वर्तमान में ईमेल का व्यापक स्तर पर उपयोग हो रहा है। इसके द्वारा बड़ी तीव्रता से संदेश तो भेजे ही जाते हैं, संलग्न मतलब जो अटैचमेंट है, आप क्या करते हैं, मेल के साथ में अपनी फाइल, अपने डेटा, फोटो, वीडियोस को अटैच करके भी भेज सकते हैं, साथ में डॉक्यूमेंट, ऑडियो, वीडियो, सारी चीज़ें आपको बता दिया, ठीक है। आ जाइए अब देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब मान लीजिए आप बैठे हुए हैं इंडिया में जयपुर में बैठे हुए हैं मान लीजिए, ठीक है, या फिर आप आते हैं दिल्ली से, कोई सी भी जगह से आते हैं, है ना, या जयपुर में बैठे हुए हैं और आपको दिल्ली की टीम के साथ में
क्या करना है, अपना प्रोडक्ट शेयर करना है। तो आप क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा अपने बारे में बता सकते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट है और हम इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने आए हैं। यही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, आप सब इसके बारे में अवेयर हैं, ठीक है। आजकल स्काइप, गूगल, व्हाट्सअप इत्यादि अनेक मैसेंजर एप्लीकेशन उपलब्ध हैं जो नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा देते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दूर दराज स्थित लोगों को कनेक्ट करने में, आपस में संपर्क करना बहुत ही आसान बना दिया है, जिससे लोग एक दूसरे को सुन सकते हैं ना। इसमें ऑडियो एंड वीडियो दोनों सुविधा अवेलेबल होती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, ठीक है। तो देख व सुन सकते हैं। आज नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर पर अनेक ऑनलाइन सर्विसेज उपलब्ध हैं, सेवाएं उपलब्ध हैं, जैसे कि ऑनलाइन ट्रेडिंग, ठीक है। ऑनलाइन ट्रेडिंग भी आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बहुत सारे कराई जाती हैं, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। और ऑनलाइन सेवाएं, ऑनलाइन सर्विसेज क्या क्या हो सकती हैं। देखो, ऑनलाइन सर्विसेज जैसे मान लीजिए घर बैठे बैठे आपको कुछ शॉपिंग करनी है, ठीक है, आप शॉपिंग कर सकते हैं आराम से। जैसे मान लीजिए आपको क्या है, बुक्स खरीदनी है, बुक्स रीड करनी है, तो ई बुक्स आप एक्सेस कर सकते हैं आराम से। आपको ई बैंकिंग करनी है, मान लीजिए आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, तो घर बैठे बैठे ई बैंकिंग के साथ आप क्या कर सकते हैं, अपने ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही हैं, जो भी आप इंटरनेट की सहायता से जो कर रहे हैं वो सब ऑनलाइन सर्विसेज हैं। कोई आपको, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये ऑनलाइन सर्विसेज तो हो गई। एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा रही है ना, ई एजुकेशन, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि आप है ना ऑनलाइन सर्विसेज एक्सेस कर रहे हैं, परंतु आपको फिर भी पता नहीं चलता। आप घर बैठे बैठे खाना मंगा रहे हैं, मान लीजिए आपको भूख लग रही है, आपने रात को ऑर्डर कर दिया, तो ई फूड हो गया, ठीक है। अब जो फूड फैसिलिटी है वो ऑनलाइन ही तो ले रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग करना, ऑनलाइन बैंकिंग करना, ऑनलाइन एजुकेशन करना, ऑनलाइन प्लेइंग गेम खेलना, तो ये इस तरीके से क्या है, ऑनलाइन सर्विसेज से आज का यूथ तो पूरी तरीके से घिर चुका है। और साथ साथ जो उनके पेरेंट्स हैं, जो उनके रिलेटिव्स हैं, और वो भी साथ साथ इनसे जुड़ते जा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी ने सबको क्या करा है, अपग्रेड कर दिया गया है, और हालांकि होना भी चाहिए। अब देखिए, आ जाइए, अब क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। बताइए, ऑप्टिकल फाइबर केबल की कोर पर चढ़े कांच की परत को क्या कहते हैं। आपको क्या करना है, देखो, सबसे पहला काम है 10 से 15 सेकेंड में आराम से इसका आंसर देना है, ठीक है। फिर वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख देना है। हालांकि मैं इनका आंसर आपको बताता जाऊंगा, पर आपका आंसर देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो, जब तक आप खुद से आंसर नहीं देंगे आपको कभी कॉन्फिडेंस फील नहीं आएगा। अभी जो मैं बता दूंगा, चलो मैंने एक बताओ, मैंने इतने सारे लेक्चर्स पढ़ाए और इतने सारे क्वेश्चन भी पूछे होंगे उनमें, और सबके आंसर आपको क्या अभी याद आ रहे हैं, नहीं आ रहे, पर आपको वो आंसर जरूर याद आ रहा होगा जिसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में लिखा होगा, ठीक है। कुछ तो धुंधला धुंधला तो याद आ ही रहा होगा, ठीक है, और कुछ को बहुत अच्छे से भी याद आ रहा होगा, परंतु वो तो भूल ही गए होंगे जो मैंने बताए होंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या करना है, आपको खुद से आंसर देने का ट्राई करना है, उससे हमें भी पता चलता है कि आप कितना ज़्यादा सीरियस है, और आपकी सीरियसनेस के साथ ही हमें भी अच्छा लगता है कि आप सीरियस हैं, सीरियसली चीज़ों को ले रहे हैं, तो हम भी सीरियसली लेकर फिर उन चीज़ों को आपको डिलीवर करने में हमें मज़ा आता है, ठीक है। अब देखिए, ऑप्टिकल फाइबर की जो कोर पर चढ़े कांच की परत को क्या कहा जाता है, योक, क्लेड, कैप या पाइप। वही 10 से 15 सेकंड में वीडियो को पॉज करके इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में लिखा होगा। चलो मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लेडिंग। क्या कहा जाता है, क्लेडिंग। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, कोर हो गया, ये कांच की परत हो गई। ये जो क्लेडिंग है ये भी कांच की परत होती है, ये कोर के ऊपर जस्ट चढ़ी होती है। अब जो क्लेडिंग के ऊपर चढ़ी होती है उसे क्या बोलते हैं, कोटिंग बोला जाता है। कोटिंग के ऊपर जो चढ़ी होती है उसे क्या बोला जाता है, स्ट्रेंथ मेम्ब्रेन बोला जाता है, मेंबर बोल सकते हैं, मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, ठीक है। और ये सबसे लास्ट वाली जो आउटर जैकेट होती है, किसी भी कलर की हो सकती है, ब्लैक, येलो, पीली, नीली, पीली, ठीक है। अब ये देखिए, जो एक ऑप्टिकल फाइबर, वो मतलब ऑप्टिकल केबल होती है, उसमें हजारों ऑप्टिकल फाइबर्स आ सकते हैं, ये इस तरीके से यहाँ दिखा रहा है। प्रश्न नंबर 2, कंप्यूटर में डेटा स्वीकार करने वाली युक्ति है, ठीक है। अब कंप्यूटर में जो डेटा रिसीव करता है वो कौन करेगा, इसमें से सीपीयू करेगा, सीयू करेगा, कंट्रोल यूनिट, ठीक है, इनपुट यूनिट, बताइए, आउटपुट यूनिट। और सीपीयू तो आप जानती हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो बताइए, कंप्यूटर में डेटा स्वीकार करने वाली युक्ति इनमें से कौन सी है। वही 10 से 15 सेकंड में आपको इसका आंसर वीडियो को पोस्ट करके कमेंट सेक्शन में लिखना है ना। तो देखिए, मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। कंप्यूटर में डेटा स्वीकार करने वाली युक्ति है, देखो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है, ये तो क्या होता है, प्रोसेस करने का कार्य करती है, तो ये नहीं होगी, ठीक है। कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है बताओ, ये कंट्रोल करती है, जो भी आपने क्या करा है, जो वर्क कर रहे हैं उन सबको कंट्रोल कर रही है, तो ये भी नहीं है। स्वीकार कौन करेगा, इनपुट यूनिट,
इसी से तो आप डेटा को इनपुट देंगे, स्वीकार करेगा, ठीक है। आउटपुट यूनिट क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया इनपुट, ये सारे क्या हो गए, इनपुट करने वाले को जिससे डेटा रिसीव करता है। आ जाइए, ये आप सारे नाम अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कौन सी इनपुट है कौन सा नहीं है। प्रश्न नंबर 3, कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में लिखे निर्देशों के समूह को कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछा गया है स्पेशल लैंग्वेज में लिखे निर्देश जो कमांड्स होते हैं, ठीक है। स्पेशल लैंग्वेज में लिखे हुए कमांड्स के समूह ग्रुप को क्या कहेंगे, प्रोग्राम कहेंगे, डाटा कहेंगे, सूचनाएं कहेंगे या उपरोक्त सभी कहेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर आपको 10 से 15 सेकंड में कमेंट सेक्शन में लिखना है, और मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उन्हें क्या कहा जाता है, प्रोग्राम कहा जाता है। आ जाइए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। कंप्यूटर से जुड़े सभी भौतिक मतलब फिजिकल, मैं अभी लिख देता हूँ, ठीक है, फिजिकल भाग जो फिजिकल पार्ट होते हैं उसकी बात कर रहा है, जिन्हें देख सकते हैं वे छू सकते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं बताइए, जिसे आप देख सकते हैं और छू सकते हैं, ठीक है। यू कैन टच एंड फील, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, प्रोग्राम या उपरोक्त में से कोई नहीं। वही 10 से 15 सेकंड में इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। मैं इसका आंसर बताता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हार्डवेयर, ठीक है। यू कैन टच एंड फील देम, एंड सॉफ्टवेयर को आप ना छू सकते हैं ना आप टच कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 5 1 बाइट में होते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन हो गया आपके लिए होमवर्क, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आपको आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। 4 बिट होते हैं, 16 बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं और 32 बिट होते हैं, ठीक है। तो आपको ये बताना है 1 बाइट में कितने बिट होते हैं, और इसका आंसर आना, आपको चीटिंग नहीं करनी है और कमेंट सेक्शन में लिखना है। वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं अभी भी, और बाद में भी लिख सकते हैं, ठीक है, देख दाख के लिख सकते हैं, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, पर मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ। देखो, पेट्रोल पंप पर तेल मापने के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर होता है। अब जैसे मान लीजिए आपको तेल मापना है, मेज़र करना है, तो आप डिजिटल कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे या एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे या मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे, सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे। आप इसका आंसर क्या करें, 10 से 15 सेकंड में वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दें, और मैं इसका आंसर अभी बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए, मेन फ्रेम कंप्यूटर नहीं होगा, सुपर कंप्यूटर नहीं होगा। अब कन्फ्यूज़न कहाँ है का, डिजिटल कंप्यूटर होगा या एनालॉग कंप्यूटर होगा, ठीक है। अगर आपको तेल का मेजरमेंट करना है तो आप कौन से कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे, एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको तेल रिफिल करना है, जैसे गाड़ी में डालना है, मोटरसाइकिल में डालना है ना, तब आप कौन से कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, तब आप डिजिटल कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इतना सा ध्यान रखना है। मेज़रमेंट करने के लिए हम एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, और जब हम रिफ़िल करते हैं पेट्रोल पंप पर, मतलब आप पेट्रोल यूँ बोलेंगे मेरी गाड़ी में पेट्रोल डाल दो, तब वो डिजिटल कंप्यूटर की सहायता से आपकी गाड़ी में पेट्रोल डालेगा, ठीक है। अगर वो तेल का मेज़रमेंट कर रहा है कि उनकी जो टैंक है, अब यहाँ पे बिल्कुल क्लियर नहीं बताया कि यह क्या करना है, तेल मेजरमेंट करना है, तो क्या होता है, तेल मेजर जब करते हैं जो वो टैंक में फिल कर रहे होते हैं, और उसके लिए वो डिजिटल कौन से एनालॉग मीटरों का इस्तेमाल करते हैं कि कितना लीटर तेल आ गया है, कितना वॉल्यूम के साथ में तेल आ गया, ठीक है। ये देखते हैं, आ जाइए आगे चलें। देखो ये हो गया एनालॉग मीटर। एनालॉग मीटर क्या होता है, साधारण सा मीटर होता है जिसमें इस तरह का कांटा होता है, ये कांटा आगे पीछे घूमता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए डिजिटल मीटर, जब आप पेट्रोल डला रहे होते हैं तो इस तरीके से डिजिटल मीटर में शो होता है कि आप 244 रुपये का तेल डला रहे हैं, या ये कितना होगा, 24,416 रुपये का तेल डाला, ठीक है। ये तो बिजली का मीटर है वैसे, पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके का ही मीटर होता है वहाँ पर पेट्रोल पंप पर भी। और ये किस कागज़ पर प्रिंटर द्वारा छापा हुआ आउटपुट कहलाता है, ठीक है। प्रिंटर द्वारा हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, माइक्रोफिल्म या फ्लॉपी। किसी कागज़ पर प्रिंटर द्वारा छापा हुआ आउटपुट क्या कहलाएगा। देखो, फ्लॉपी उसको नहीं कहेंगे, माइक्रोफिल्म नहीं कहेंगे। 10 से 15 सेकंड में वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दीजिए। अब तो 2 ही ऑप्शन बचे हैं आपके सामने, ठीक है। तो हार्ड कॉपी कहेंगे, सॉफ्ट कॉपी कहेंगे। देखो, सॉफ्ट कॉपी भी नहीं कहते, क्या कहते हैं, हार्ड कॉपी कहते हैं। आ जाइए, सबसे पुराना सबसे अधिक काम में आने वाला संचार माध्यम है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया आपके लिए, होमवर्क हो गया। देखो ईजी क्वेश्चन ही आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ। कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए बताइए, सबसे पुराना और सबसे अधिक काम में आने वाला संचार माध्यम है, कम्युनिकेशन मीडियम क्या होगा, कोएक्सियल केबल हो गई, ट्विस्टेड पेयर केबल हो गई या ऑप्टिकल फाइबर केबल हो गई, ठीक है। चलो एक बता देता हूँ इसमें से कि ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या है, न्यू है, कल ही बताई थी आपको जब पढ़ाई थी, ठीक है। तो आप बताना है कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड केबल या उपरोक्त में से कोई नहीं।
आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क में तो कितना भी समय लीजिए, ठीक है। हालांकि देखिए इसका आंसर नहीं देखना है आपको, आ गया था पर फिर भी नहीं देखना, ठीक है। आप चाहे तो देखो वीडियो का पॉज करने के बाद में आप इसका आंसर देख लेना यहाँ से, है ना। मैं इसका आंसर आपको दिखा देता हूँ, आप इसके बारे में यहाँ से पढ़ भी सकते हैं पूरा का पूरा, ठीक है। ये सबसे पुरानी ट्विस्टेड पेयर केबल क्या है, सबसे पुरानी है और सबसे ज़्यादा अधिक इस्तेमाल में होती है। अजय प्रश्न नंबर 9, वैन WAN का अर्थ क्या है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो गया, ठीक है। सभी क्वेश्चन के देखो सॉल्यूशन थे पर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं है, अब तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है पक्का वाला, ठीक है। वैन का अर्थ क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क, वायर एक्सेसिबल नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क या वाइडली एक्सेसिबल नेटवर्क। तो इसका आंसर क्या करना है, 15 से 20 सेकंड में आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, वीडियो को पॉज करके, या फिर कभी भी देते रहिए। इसका आंसर आपको देना जरूरी है, ठीक है। इसका आंसर तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखो इतना समझ लीजिए, ये जो छोटे छोटे लेन होते हैं इनसे ही मिलकर बना होता है वैन। ये मैंने पढ़ाया नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में इसी के बारे में पढ़ेंगे, लैन एंड वैन, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आज ये प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन सा संचार माध्यम सबसे तीव्र है ना, सबसे ज़्यादा स्पीड होती है, तेज तो वही होता है ना। तो संचार कम्युनिकेशन मीडियम पूछ रहा है, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल और सेलुलर फोन। तो देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क। तो कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए गए, इनके क्वेश्चन आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखने, हालांकि इतने हार्ड नहीं है। और जो हमारे रेगुलर बच्चे हैं वो तो आंसर देते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब वो आंसर देते हैं, ठीक है। तो आंसर देते रहना है, क्योंकि हमसे पढ़े हुआ बच्चा, हम यही चाहते हैं कि वो अपने जीवन में बहुत आगे जाए, ठीक। तो ये 10 क्वेश्चन आपके लिए हो गए होमवर्क में। 10 क्वेश्चन तो नहीं है, 3-4 क्वेश्चन ही आपके लिए होमवर्क है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपकी कोई क्वेरीज़ है, कोई सजेशन है तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरीज़ है तो हमें आप मेल कर सकते हैं, ठीक है। और मेलिंग एड्रेस आप जानते ही हैं, Learn24 Academy, ठीक है, @gmail.com, ठीक है। तो फिर गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सब लोग खुश रहिए, बाय।